साल 1930। वो एक 10 साल का बच्चा था जो इस समय एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। अपने ही ख्यालों में वो गुम था और उसी ख्यालों में गुम वो नदी में पत्थर फेंक रहा था। शाम का समय था। अचानक से ही उस बच्चे को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा कि कहीं जोर जोर से भारी रुदन की आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत ही भयंकर तरीके से जोर जोर से रो रहा हो। अभी वो आवाज सुन ही रहा था कि उसे अपने सामने एक भयानक आश्चर्य दिखा। उसने देखा कि सामने ठीक उसी नदी से एक औरत जिसने सफेद रंग का गाउन पहना था, वो नदी से बाहर आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा भयानक उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वो रोने की आवाज भी उसी की थी। वो नदी से निकलते हुए जोर जोर से रो रहे थे। उसके उस रोदन को सुनकर कानों से खून निकल आए ऐसी हालत हो रहे थे, बिल्कुल सुना नहीं जा रहा था। इतना भयानक आवाज और रोने की आवाज थी। मुंह फैलाए और बड़ा किए वो भयानक रोती हुई औरत उस नदी से बाहर आ रहे थे और उस लड़के को घूर घूर कर देख रहे थे। डरते हुए उस लड़के ने अचानक उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते ही वो जैसे सम्मोहित सा हो गया। वो उसी नदी की तरफ जाने लगा, जैसे कि उसकी आंखों के सम्मोहन के द्वारा वो उसे उस नदी में खींच रही हो। जैसे ही वो उस नदी के अंदर आया, उस औरत ने उसे पकड़कर डुबोने की कोशिश की। अचानक से वो लड़का बेहोश हो गया। पानी के बहाव में बहता हुआ वो लड़का नदी के किनारे आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। सांसें अब भी चल रहे थे। वहां के गांव वालों ने जब देखा कि नदी के किनारे कोई बच्चा बेहोश पड़ा है, तो वो लोग उसे उठाकर ले आए और उसके होश आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उस लड़के को होश आया, वो बहुत ही चीखते और चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसे ये करता देख वहां के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तब उस लड़के ने उस भयानक रोती हुई औरत की कहानी सुनाई, जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखती थी और जिसने सफेद गाउन पहना था। रोते हुए वो पानी से बाहर आ रहे थे। ये सुनकर वहां के सभी लोग भयभीत हो गए और सबकी आंखों में डर दिखाई देने लगा, जैसे कि वहां के लोगों को कुछ बातें पता हो। जल्द ही वो लोग समझ गए कि जरूर ये लाल रोना होगी। लाल रोना जो कि कई लोगों को दिखाई पड़ती, खासकर बच्चों को अकेला पाकर वो उन्हें नदी में डुबा दिया करते थे। किस्मत से कई बच्चे बच जाते हैं तो कई मारे जाते हैं। वहाँ के लोगों ने लगभग अपने बच्चों को अकेला घर के बाहर निकालना बंद कर दिया था। उस समय कितने ही बच्चे लापता हो जाया करते थे। कई नदी किनारे बेहोश पड़े मिलते हैं। उसकी कहानी भी कोई कम रहस्यमय नहीं थी। लाल रोना, जिसका असली नाम मार्गरेट था, एक ऐसी औरत जो बेहद खूबसूरत थी। उसे हमेशा ही सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद था और सफ़ेद रंग के गाउन उसे हमेशा ही आकर्षित करते थे। जब भी वो सफ़ेद गाउन पहनकर बाहर निकलती तो लोग बस देखते ही रह जाते। पर उसके भी अपने सपने थे। उसका एक ही सपना था, वो किसी खूबसूरत और अमीर आदमी से शादी करे। उसका ये सपना भी पूरा हुआ। किस्मत से उसे एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक आदमी मिला, जिसने उसके साथ शादी की। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना था। फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों के कुछ साल बाद प्यारे से बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनका परिवार सुखी और खुश था। कुछ साल ऐसे ही हंसी खुशी से बीते। धीरे धीरे मार्गरेट की खूबसूरती कम होने लगी। उम्र के साथ साथ उसका आकर्षण भी कम होने लगा।
उसका पति भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बस अपने बच्चों से ही प्यार करता था और अपने बच्चों की तरफ ही ध्यान देता था। ये बात अंदर ही अंदर मार्गरेट को खाए जाती थी। एक दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया। वो काफी देर तक लौट कर नहीं आया। दिन से शाम हो गई लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। मार्गरेट उसका रास्ता देखती रही लेकिन वो नहीं आया। उस दिन के बाद वो कभी घर आया ही नहीं। इस बात से मार्गरेट अक्सर दुखी और परेशान रहते थे और अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहते थे। एक दिन काफ़ी दिनों के बाद वो अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकले। नदी किनारे सैर कर रहे थे कि अचानक उसका ध्यान गया कि एक शख्स जिसे वो जानते थे उसे पहचाना सा लगा। वो उसका पति था। इस वक्त किसी और औरत के साथ हाथों में हाथ डाले वहां घूम रहा था। वो समझ गई कि उसे छोड़कर उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। तभी अचानक उसके पति की नज़र मार्गरेट पर पड़ी। मार्गरेट आंखों में आंसू लिए उसके पति को देखती रही। उसके पति ने मार्गरेट को अनदेखा करते हुए उसके बच्चों की तरफ देखा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये बात मार्गरेट को अंदर तक चुभ गई। वो खुद को अपमानित महसूस करने लगी। गुस्से और अपमान में जली वो अपने पति को सबक सिखाने चाहती थी। एक ऐसा सबक जो उसकी ज़िंदगी भर उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। उसने अपने पति की सबसे अनमोल चीज़ और खुद भी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, अपने दोनों बच्चों को उसने मारने का फैसला किया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था बल्कि उसके दोनों बच्चों से प्यार करता था। ये बात मार्गरेट को चुभते थे। इसलिए एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को नदी किनारे घुमाने के बहाने लेकर गई और वहाँ पर अपने दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबाकर उसने मार दिया। उसके बच्चे छटपटाते रहे लेकिन गुस्से और अपमान की अग्नि में मार्गरेट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसने देखा कि उसने अपने हाथों से ही एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही बच्चों को अपने हाथों मार दिया। इस बात से वो बहुत ज़्यादा आहत हो गई। वो बहुत ही दोषी महसूस करने लगी और फिर उसने उसी नदी में कूदकर अपनी भी जान दे दी। जब वो एक आत्मा बनी तो वो अपने बच्चों की आत्माओं को ढूंढने लगी ताकि वो उन्हें अपने साथ लेकर जाए, लेकिन उसके बच्चों की आत्माएं उसे मिली ही नहीं। उसकी दुख और वेदना में वो एक भयानक तरीके से रुदन करती हुई एक भयानक रूह में तब्दील हो गई जो अपने बच्चों को ढूंढती है। आज भी मार्गरेट जो अब लाल रोना बन गई है, जिसका मतलब होता है भयानक रोती हुई औरत, एक भयानक रुदन करती हुई औरत, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम लाल रोना रख दिया है। वो अक्सर अकेले बच्चे, खासकर लड़का और लड़की, अगर एक साथ दिख जाए तो वो उन्हें सम्मोहित करके पानी में खींच लेती थी और उन्हें मार देती थी। वो उन्हें अपने बच्चे समझते थे जो मारने के बाद वो उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर जा सकते थे, पर आज तक उसके बच्चों की रूह उसे नहीं मिली। ऐसे ही ना जाने मैक्सिको के कितने ही साल डर में बीते हैं। लाल रोना पिछले 150 सालों से मैक्सिको की अर्बन लेजेंड बनी हुई है। आज भी लोग अपने बच्चों को उसके नाम से डराते हैं। लोक कथाओं में लाल रोना का जिक्र होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी दंत कथाओं में कहा जाता है लाल रोना के बारे में, क्योंकि मैक्सिको में करीब करीब
150 साल पहले लाल रोना बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। बच्चे रहस्यमयी रूप से गायब हो जाते थे। आज भले ही जमाना और परिस्थिति बदल चुकी है, कोई नहीं जानता कि लाल रोना और उसकी कहानी में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। आज भी लोग लाल रोना के नाम से डरते हैं और अपने बच्चों को आज भी अकेले नदी के किनारे जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था। दरअसल वहाँ पर उसे एक काम मिला था। एक ज़मींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। ज़रूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीज़ें, बहुत ही पुरानी और कीमती थीं। वो चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहाँ बस उसे बैठकर एक चीज़ को ही देखते रहना था। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रही थी। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहाँ पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफ़ी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहाँ। खैर, वो काफ़ी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफ़ी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफ़ी चमक से रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में
कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। खैर, वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, पुराने सोफ़े, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियाँ भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को। रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहाँ से दूर जा पहुँचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक ज़मींदार से किया तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था, मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी। बरसात का मौसम मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है और गीला गीला बारिश मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मगर उस रात मेरी मजबूरी थी। मैं कार लेकर उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सामने का कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की मोटी मोटी बूंदों के अलावा। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई गाड़ी या फिर और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। ना ही कोई दुकान थी, ना ही कोई घर। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल। मैं पहले कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं गया था। उस रास्ते पर कुछ तो अजीब सा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ऊपर से बारिश और बादल गरजने की आवाज़ बीच बीच में मुझे एकदम से चौंका दे रहे थे। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कार की छत पर कुछ धड़ाम से आकर गिरा हो। मैंने एकदम से कार रोक दी। मैं सोचने लगा कि इतनी रात गए, अचानक से इस तरह कार के छत से आवाज़ आई कैसे? आखिर क्या ही गिरा होगा छत के ऊपर? पहले तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी को वापस से आगे बढ़ा लूं, मगर फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैं छाता लेकर गाड़ी से बाहर निकला और कार की छत की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मगर कार की छत थोड़ी सी चपटी सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर छत पर कुछ गिरा ही नहीं तो फिर कार का रूफ इस तरीके से चपटा कैसे हो गया? खैर, मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं जल्दी से कार में बैठ गया, छाता बंद किया और वापस से गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं गाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने उन आवाज़ों को गौर से सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज़ कार के अंदर से ही आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कार में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर यह फुसफुसाहट की आवाज़ कैसी? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर गई तो वहाँ मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए।
मैंने देखा कि एक शख्स मेरी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा ऐसे जैसे कि गाड़ी के नीचे आकर कुचला हुआ हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर यह शख्स मेरी कार में आया कैसे? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि अगर मैंने कार रोकी या फिर मैंने पीछे पलटकर अचानक से देख भी लिया तो भी मेरी जान को खतरा है। तो मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं इस आदमी को कैसे भी कर नज़रअंदाज करूं और कार लेकर आगे बढ़ता रहूं जब तक कि वो आदमी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस वजह से मैं कार लेकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मैं कार चलाता रहा और बस चलाता रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, मगर पीछे पलटकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो शख्स मेरे पीछे बैठा एकटक मुझे ही घूरे जा रहा था और मैं बीच बीच में तिरछी नज़र से रियर व्यू मिरर पर देख ले रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से कार रुकी और फिर कार के पीछे साइड का दरवाज़ा खुला और वो शख्स कार से नीचे उतरा। कार से नीचे उतरते हुए मैंने बाहर के शीशे से उसे देखा तो जैसे ही वो कार से नीचे उतरा वो जैसे गायब सा हो गया, जैसे हवा में धुआं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत कार स्टार्ट किया और वहाँ उस रास्ते से निकल गया। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब था क्या और वो सब मेरे साथ क्यों हुआ। खैर, तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।